हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। हमारा जो पहले वाला वीडियो है वो किसी कारणवश अधूरा रह गया था, तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो जो हमारी पहले वाली जो बात रही है वो कहाँ तक आ गई थी कि पाकिस्तान में एक हैंगिंग डिप्लोमेसी रही है। हैंगिंग डिप्लोमेसी का मतलब है कि वहाँ पर सेना का शासन रहा है, कभी भी लोकतंत्र वहाँ पर स्थिर नहीं रहा है। तो लोकतंत्र पाकिस्तान में कायम हो, इसके लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी कोई पहल नहीं की गई है और ना ही इसका अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है। तो इस कारण से जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है वो आज तक स्थिर नहीं रह पाई है। अब अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश जो हैं ये अपने अपने स्वार्थों से पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दे रहे हैं। जो अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्री हैं ये चाहते हैं कि जब यहाँ पर पाकिस्तान में सेना का शासन रहेगा तो सेना से सेना का काम बनता रहेगा। तो ये अपने स्वार्थ के कारण पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी को नहीं आने देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन देशों का भी यहाँ पर हाथ है कि ये यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आने देते हैं। इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे ये देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। इन देशों को लगता है कि यदि यहाँ पर मिलिट्री का शासन नहीं रहा तो हो सकता है कि मिलिट्री जो है वो अपनी गैर मौजूदगी में यहाँ पर इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा देती, क्योंकि जो आतंकवाद है आईएसआई जो समर्थित है वो ज़्यादातर मिलिट्री से ही लिंकेज हैं। तो इनको लगता है कि यदि मिलिट्री से संबंध खराब हुए तो हो सकता है कि ये आतंकवाद केवल ना पाकिस्तान के लिए बल्कि अन्य पूरे विश्व के लिए भी खतरनाक हो सकता है। साथ ही इन देशों को ये भी डर लग रहा है कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं कहीं ये आतंकवादी समूहों के हाथ में ना लग जाए। इन बातों के मद्देनजर पाकिस्तान को ये देश पश्चिमी और दक्षिणी एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं। इस कारण ये देश सोचते हैं कि यदि यहाँ पर सेना का शासन कायम रहता तो हो सकता है कि सेना कभी भी परमाणु हथियारों को इन आतंकवादी संगठनों के हाथ ना लगने दे और विश्व शांति बनी रहेगी। तो ये अपना अपना फायदा देख रहे हैं। अब पता नहीं इनकी और क्या मकसद हैं, लेकिन जब तक ये देश पाकिस्तान को एक स्थिर डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी नहीं प्रदान करेंगे तब तक ये सभी के लिए खतरा है, क्योंकि कहीं का भी आतंकवाद हो वो सभी के लिए खतरा होता है। अभी हमने देखा कि ये पाकिस्तान में किस तरह की डिप्लोमेसी रही है। तो ये हमारा रहा है पहला पार्ट पाकिस्तान का। अब दूसरा जो हमारा पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी किस तरह रही है, इसका रूप कैसा रहा है। तो दूसरी हेडिंग हमें लिखनी है बांग्लादेश में डेमोक्रेसी। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग था। 1947 से लेकर 71 तक तो जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का ही भाग रहता है। एक तरफ होता है पूर्वी पाकिस्तान, दूसरी तरफ होता है पश्चिमी पाकिस्तान। ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है ये तो अब का पाकिस्तान है, जबकि जो पूर्वी पाकिस्तान है ये आज बन गया है बांग्लादेश। तो 1971 के बाद जो पाकिस्तान है उसके दो भाग हो गए हैं और नया देश बन गया है बांग्लादेश। अंग्रेजी राज के समय बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था और इस क्षेत्र के जो लोग हैं पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। देखिए जो इधर वाला जो भाग था उनके साथ हमेशा भेदभाव होता था, क्योंकि बीच में पड़ता है भारत। इतना बड़ा देश पार करके सेना के लिए जाना भी आसान नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ अपनी उर्दू भाषा यहाँ के लोगों पर थोपना चाहते हैं। तो यहाँ के लोग अपने आप को कहीं ना कहीं दबा कुचला महसूस करते। तो इन लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया और बीच में है भारत। तो भारत को कहीं ना कहीं इन दोनों हिस्सों को शांत करना पड़ेगा, इसलिए भारत लड़ाई में कूदता है। अब पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। देखिए ये जो लोग हैं ये है उर्दू भाषी, ये है बंगाली, क्योंकि यहाँ पे जो बंगाल का हिस्सा रहा है इससे ही तो बांग्लादेश बना है। और इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समूची हिस्सेदारी की मांग उठाई। अब ये जो बंगाली लोग थे इन्होंने कहा कि पूरा के पूरी राजनीति आप लोग ही कर रहे हो, हमें राजनीति में कहीं कोई हिस्सा ही नहीं दे रहे हो, तो ये कोई तो चलने वाली तो बात है नहीं। इस तरह से जो क्या है बांग्लादेश वाले लोगों ने यहाँ पे इसकी ओर विरोध कर दिया। और जब ये विरोध होता है तो जन संघर्ष शुरू हो जाता है। और जन संघर्ष किसके नेतृत्व में होता है? शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ये संघर्ष जारी होता है।
और उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग रखी है। शेख मुजीबुर रहमान जो हैं ये अवामी लीग से संबंधित हैं और इन्होंने अवामी लीग को 1970 में जो चुनाव हुए हैं उसमें भारी जीत मिली है। अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। जो अवामी लीग है जो कि मुजीबुर रहमान की पार्टी है ये जीत जाती है 1970 के चुनाव में। अब जीतने के बाद इनको मच जाती है खलबली पश्चिमी पाकिस्तान वालों को। लेकिन सरकार जो है पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के द्वारा चलाई जा रही थी। सरकार के जो नेता है ना वो सारे के सारे पश्चिम वाले थे, जबकि बहुमत जो मिला था संसद में इसको वो मिला था पूर्वी पाकिस्तान के जो अवामी लीग है मुजीबुर रहमान जिसके नेता रहते हैं उसको बहुमत मिलता है। लेकिन बहुमत मिलने के बाद भी बेचारों को इनको राजनीति में कोई अधिकार नहीं मिलता है। अब होता यह है कि शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनकी पार्टी को कैद दिया जाता है कि आप सरकार नहीं बना सकते हैं। अब जो जनरल याहिया खान है इनके काल में ही क्या लगाया जाता है सैनिक शासन। और सैनिक शासन में पाकिस्तानी जो सेना होती है ये बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश करती है। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे जाते हैं। इस वजह से जो पूर्वी पाकिस्तान है इसमें बड़ी संख्या में लोग भारत में आ जाते हैं। बांग्लादेश से बहुत से लोग भारत चले आते हैं क्योंकि वहां पर कत्लेआम हो जाता है। जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बांग्लादेश के लोगों को मारने लगती है, तो बचने के लिए जो लोग हैं वो भारत की शरण लेते हैं। और वैसे भी भारत तो वैसे भी लोगों को शरण देता है मुसीबत के समय, जैसे कि दलाई लामा को दी थी। भले ही भारत को चाइना के साथ दुश्मनी मोल लेनी पड़ी लेकिन दलाई लामा को कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया, भले ही आज हमारे संबंध चाइना के साथ कितने भी खराब हो जाएं। तो भारत की जो भावना रही है वसुदेव कुटुंबकम की वो हमेशा ही तारीफे काबिल रही हैं। और इसी की शरण में आकर हमेशा जो शरणार्थी होते हैं वो खुश रहते हैं। तो शरणार्थियों को संभालने की जो समस्या है यहाँ भारत को झेलनी पड़ती है। भारत में शरणार्थी की समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भारत में आना शुरू हो जाते हैं। अब भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया। भारत में उस समय थी इंदिरा गांधी की सरकार, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई आप लड़ क्यों रहे हो, उनको भी राजनीति में प्रतिनिधित्व दो, आप ही आप कर रहे हो, बेचारे ये बंगाली लोग, आप उर्दू वाले लोग, तो इनका प्रतिनिधित्व क्या होगा, ये बंगाली भाषा के लोग, आप उर्दू भाषी लोग हैं, तो ये अपना कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर सके तो इनको भी मंच बराबर प्रदान कीजिए। तो इस तरह से जो भारत है वो भी आज़ादी का समर्थक रहा है बांग्लादेश की और उसने भरपूर इसमें साथ दिया है। उन्होंने वित्तीय और सैन्य सहायता भी दी है। जो भारत है इसने वित्तीय और सैन्य सहायता इस टाइम पे दी है। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़। देखिए बेचारे बांग्लादेश को बचाने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों युद्ध लड़ते हैं। भारत ने अपना कलेजा इतना बड़ा किया है कि बांग्लादेश को बचाया है और इसको आज़ादी दिलाई है। तो युद्ध की समाप्ति जो है पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। जब ये युद्ध समाप्त होता है तो जो पाकिस्तान के 90,000 सैनिक हैं भारत की सेना के आगे घुटने टेक देते कि भाई हमें माफ़ करो, हमसे गलती हुई। क्योंकि भारत जब अपने पे आ जाता है तो कभी किसी दुश्मन को नहीं छोड़ता, खासकर इस तरह के दुश्मन को तो बिल्कुल भी नहीं। तो बांग्लादेश को आज़ादी मिलती है और बांग्लादेश अपना नया संविधान लिखता है। अब बांग्लादेश ने अपना नया संविधान बनाया और उसमें अपने आप को भारत की तर्ज पर एक धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि भारत के जो नीति रही है वो भी धर्मनिरपेक्ष रही है, तो भारत से ही प्रेरणा लेकर भारत की तरह ही बांग्लादेश ने अपने संविधान में लिखा कि वो धर्मनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक है तथा समाजवादी है, समाजवादी घोषित किया है। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में परिवर्तन कराया, संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह जो अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है उसको जगह दी। मतलब संसदीय प्रणाली की जगह वह एक अध्यक्ष की चलेगी। अब शेख मुजीब ने अपनी पार्टी आवामी लीग छोड़कर अन्य पार्टियों को समाप्त कर दिया। अब इसने भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि अन्य पार्टियों का पार्टियां साफ कर दिया। इससे वापस से संघर्ष पैदा होने लग गया। अब 1975 के अगस्त में सेना ने उसके खिलाफ बगावत कर दी, बांग्लादेश में भी बगावत हो गई और इस नाटकीय घटनाक्रम में शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। देखिए वापस से
बांग्लादेश में सेना का शासन आ जाता, क्योंकि इनको तो वैसे भी आदत पड़ी हुई है, कभी इनको कुछ अच्छा करते हैं ना तो इनसे डटा नहीं जाता है, कहीं ना कहीं इनको कुचरनी होती रहती है कि नहीं हमें तो करना वही है मनमानी। इसको भाई क्या पड़ी थी मुजीबुर रहमान को सभी पार्टियां खत्म करने की, बना रहने देता डेमोक्रेटिक पार्टी, क्या थी दिक्कत इसको, लेकिन नहीं इसको भी अपना ही चलाना था। ये भी सब चाहते हैं कि नहीं हमारा ही राज रहना चाहिए, तो भाई एक का राज रहेगा तो सीधी बात है विद्रोह तो होना ही है। तो इस तरह से लास्ट में जब इनको एक तरह से सब्र नहीं होता है किसी दूसरे के रहने का, तो दूसरा भी इसको टिकने नहीं देगा। ऐसे ही क्या होता है, मुजीबुर रहमान जो है वो सेना के द्वारा मार दिए जाते हैं। अब नए सैनिक शासन जो है वो जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। अब नई पार्टी बनती है, मुजीब मारे जाते हैं, और नई पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं सैनिक शासन के वो है जियाउर रहमान, और ये पार्टी बनाते हैं अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। अब 1979 के चुनाव में ये जीत जाते हैं। अब जियाउर रहमान की हत्या हो जाती है, इसको मार दिया जाता है, और लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन चल पड़ता है। देखिए क्या नाटक हो रहा है, मतलब वही पाकिस्तान वाली कहानी इसमें दोहराई जा रही है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थिर नहीं हो पाई, क्योंकि भाई इनके पूर्वजों ने हमेशा वैसा ही किया, इनको आदत हो रही है, इनको डेमोक्रेसी पचती है ही नहीं, एक जाएगा तो दूसरा उसको हटा देगा। वही जिस तरह से मुगलों में होता था, जिस तरह से मुगल शासन में हम देखते हैं कि किस तरह से एक के जाने के बाद राजगद्दी को पाने के लिए उसी के परिवार के लोग उसको हटा देते हैं, जिस तरह से सिराजुद्दौला के साथ होता है उसके परिवार के लोग ही उसको हटा देते हैं। तो इस तरह की जो कहानियां हैं वो इसमें हमेशा से ही इनके हम बोल सकते हैं कि ये आदतन हो चुके हैं इसके लिए। लेकिन बांग्लादेश की जनता हिम्मत करती है और जल्द ही लोकतंत्र के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। अब जनता ने हिम्मत की है, बाकी जो कमान वाले लोग थे ना उन्होंने तो इस तरह के काले कांड किए हैं। तो आंदोलन में सबसे आगे जो रहते हैं वो पढ़े लिखे छात्र रहते हैं, और बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी। उन्होंने कहा कि ठीक है आप डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत चला सकते हैं। इसके बाद के समय की यदि बात करें तो इरशाद ने 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया, अपने आप को निर्वाचित करवा लिया, ठीक है भाई मेरे को चुन लो। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद का राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा। इसको जनता पसंद नहीं करती थी कि तुमको ये पद छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए चाहिए, हम आपको पसंद नहीं करते, तो लास्ट में आकर इसको क्या करना पड़ता है, अपना पद छोड़ना पड़ता है। अब 1991 में वापस से चुनाव होते हैं। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित एक डेमोक्रेटिक सरकार। देखिए शांति कहाँ पर मिलती है भाई, लोकतंत्र स्थापित करो और शांति लेके आओ। लोकतंत्र में सभी की भलाई होती है, केवल एक पार्टी यदि आप लेके आते हैं तो कभी भी शांति नहीं आ सकती। शांति का जो रास्ता है वो हमेशा लोकतांत्रिक रास्ते से ही देखा जा सकता है। तो आखिर में देखिए जनता के विद्रोह के आगे जो बांग्लादेश की हमने अभी कहानी पढ़ी है वो एक बहुत ही त्रासद रही है। यदि पहले ही जो अवामी लीग के जो मुजीबुर रहमान है, इसने बेचारे ने लड़ाई लड़ी, लेकिन अपनी एक छोटी सी सोच के कारण इसने सब कुछ खेल बर्बाद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो एक छोटा सी गलती की जाती, छोटा सा हमारा एक ऐसा असफल प्रयास हम कह सकते हैं, वो यदि किया जाता है तो भविष्य में वो अनवरत रूप से हमें ऐसे परिणाम देता है जिनका कोई भी हम तोड़ नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो वो बांग्लादेश की जो राजनीति रही है वो किस तरह की रही है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं राजतंत्र, नेपाल में किस तरह राजतंत्र और लोकतंत्र रहा है। अब तक के हमने 2 वीडियो देखे हैं जिसमें हमने पाकिस्तान में हमने देखा है लोकतंत्र, और दूसरा जो रहा है सेना का शासन, और दूसरा जो देश रहा है हमारा बांग्लादेश में भी हमने दोनों चीज़ें देख ली कि ये दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।